नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज की कक्षा का हमारा टॉपिक होगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, यानी भारत की सीमा पर स्थित प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं उनसे संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, आपके लिए हमारी ये जो जादुई क्लासें चल रही है ये मात्र 10 मिनट से कम की ही कक्षाएं होगी, लेकिन इनका जो सार होगा, इन 10 मिनट की कक्षाओं का सार 1 घंटे की कक्षाएं जो लाइव क्लासें चलती है उनके बराबर होने वाला है। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की बिना किसी फालतू चर्चा के, यानी हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सीधी बात, नो बकवास। तो मित्रों, बात करें आज की पहली रेखा की। रेखा का नाम यानी डुरंड रेखा, यानी पहली जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। और मित्रों, अब इस डुरंड रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यह रेखा किस किस के बीच स्थित है, यानी जो डुरंड रेखा है यह किन देशों के बीच स्थित है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। मित्रों, याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। अब बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की। 1886 में सर मार्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित, मित्रों याद रखिएगा कि भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है यह रेखा किस के नाम पर निर्धारित की गई, यानी इस रेखा को निर्धारित करने वाले कौन थे, तो मार्टिमर डुरंड। और कब की बात है, तो 1886 में। अब बात करें अगली रेखा की, यानी डुरंड रेखा के बाद में हमारी जो दूसरी रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, यानी रेखा का नाम मैकमोहन, यानी मोहन या माहोन। तो मित्रों, अब बात करें ये रेखा किस, यानी किन किन देशों के बीच स्थित है, यानी ये किस किस के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत और चीन के बीच में। मित्रों याद रखिएगा कि भारत तथा चीन के मध्य जो रेखा स्थित है उसका नाम है मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा। अब मित्रों, बात करें कि इस रेखा का निर्धारण कब व किसके द्वारा किया गया, तो मित्रों याद रखिएगा 1120 किलोमीटर लंबी ये रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा, यह सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। और इस रेखा की लंबाई की बात करें तो ये 1120 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आप याद रखिएगा कि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो भारत के जो नज़दीकी राज्य हैं उन राज्यों को भी वो अतिक्रमण करना चाहता है। अब मित्रों, बात करें अगली रेखा की। रेड क्लिफ रेखा, यानी अगली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और मित्रों, अब बात करें कि ये रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है, यानी ये किस किस के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा कि 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष हैं। यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारित की गई थी। और पाकिस्तान की जो सीमा है, यानी पाकिस्तान की जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ, तो वो 1070 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान की राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह सीमा 1070 किलोमीटर की है। अब मित्रों, बात करें अगली रेखा की। रेखा का नाम, यानी 70वीं समानांतर रेखा।
रेखा का नाम है 70वीं समानांतर रेखा। और ये किस किस के बीच लगती है? तो ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच, यानी मैंने इसमें भारत ही नहीं यानी अन्य देशों के साथ भी जो रेखाएं निर्धारित की गई है, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं को सभी को इसमें शामिल किया गया है। और मित्रों, यानी जो 70वीं समानांतर रेखा है, ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। और बात करें कि वियतनाम के एकीकरण से पहले ये देश यह देश को दो भागों में बांटती थी। यानी जब वियतनाम का एकीकरण नहीं हुआ, इससे पहले ये वियतनाम को दो भागों में बांटा करती थी। अब बात करें अगली रेखा की। रेखा का नाम 24वीं समानांतर रेखा, यानी रेखा का नाम है 24वीं समानांतर रेखा। और ये किस किस के मध्य स्थित है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच। मित्रों याद रखिएगा कि 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। और यह पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का जो क्षेत्र है, ये रेखा सही निर्धारण करती है। यानी पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। यानी पाकिस्तान के अनुसार जो 24वीं समानांतर रेखा है वो सही है, लेकिन हम भारतीयों के अनुसार यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये उसका सही निर्धारण नहीं करती है। अब बात करें अगली रेखा की। रेखा का नाम 38वीं समानांतर रेखा, यानी 38वीं समानांतर रेखा है। अब ये बात करें कि ये किस किस के मध्य, यानी किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो मित्रों याद रखिएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की जो सीमाएं हैं उनको दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा। और मित्रों याद रखिएगा, कोरिया को ये दो भागों में बांटती है। अब बात करें अगली रेखा की। रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा, यानी रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। और मित्रों अब बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की कि जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किस किस या किन किन देशों के मध्य है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका और कनाडा। यानी 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। और मित्रों याद रखिएगा कि यह जो 49वीं समानांतर रेखा है ये अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में विभाजित करती है। अब बात करें अगली रेखा की। और अगली रेखा ही नहीं, आज की कक्षा के सबसे अंतिम, यानी जो अंतिम रेखा है उसकी भी, यानी ये जो रेखा है यह इस कक्षा की सबसे अंतिम रेखा है। रेखा का नाम हिंडनबर्ग रेखा। और मित्रों यह रेखा किस किस के मध्य स्थित है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यानी हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। और मित्रों अब बात करें हिंडनबर्ग रेखा से संबंधित और आज की कक्षा का ये अंतिम प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, इस रेखा में जर्मनी की जो सेनाएं थी यानी हिंडनबर्ग रेखा के पास से ही वापस अपने स्वदेश लौट चुकी थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह भारत के संविधान से संबंधित तथ्यों को लेकर के। और मित्रों आप सभी से अनुरोध है कि अगर इस कक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।